ट्रांसपायरेशन आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रांसपायरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, जो आपने 11th क्लास में एनसीईआरटी में प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। तो रूट्स के एरियल पार्ट्स द्वारा वाटर का वेपर के रूप में बाहर निकलना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। 95% से 99% तक जो वाटर एब्जॉर्ब होता है, इट मूव्स आउट थ्रू द ट्रांसपायरेशन। इसलिए ट्रांसपायरेशन को एक आवश्यक बुराई माना गया है, यानी कि ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी इविल, सेड बाय कर्टिस। कर्टिस ने कहा था कि ट्रांसपायरेशन एक आवश्यक बुराई है। ट्रांसपायरेशन मोस्टली तो स्टोमेटा से होता है, लेकिन ये कुछ हद तक कभी कभी क्यूटिकल से भी होता है, जो 10% के आसपास होता है। लेंटिसेल्स जो स्टेम में होती हैं, वुडी स्टेम्स के कॉर्क में, तो इनसे भी 0.1% तक होता है। बार्क से लगभग 1% ट्रांसपायरेशन होता है, और बाकी जितना भी 90% के आसपास ट्रांसपायरेशन है, इट अकर्स थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम एक स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा देखें, हालांकि थोड़ी रिजिड सब्सिडियरी सेल्स इन्होंने बनाई हैं, लेकिन अगर हम एपिडर्मिस के स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को देखें तो लीव्स और स्टेम में एपिडर्मिस में स्टोमेटा होता है। अधिकतर प्लांट्स में लीव सरफेस पर 1000 से 6000 स्टोमेटा पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। प्रत्येक स्टोमेटा के चारों ओर 2 गार्ड सेल्स होती हैं। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे, गार्ड सेल्स आपको दिखाई दे रही होंगी, और गार्ड सेल्स डाइकॉट में किडनी शेप्ड और मोनोकॉट में डम्बेल शेप्ड होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। गार्ड सेल्स में न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट होता है। इनकी जो इनर वॉल है वो थिक होती है, और इनके चारों ओर सब्सिडरी सेल्स पाई जाती हैं। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो आपको यहाँ गार्ड सेल भी दिखाई दे रही होंगी, स्टोमेटल पोर भी दिख रहा होगा, न्यूक्लियस आप देख सकते हैं, सेल वॉल भी देख सकते हैं, और क्लोरोप्लास्ट को भी आप देख सकते हैं। तो ये जो सब्सिडरी सेल्स भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, और ये स्टोमेटा ओपन है, जो बना हुआ है स्टोमेटा, ये स्टोमेटा ओपन है। तो एक स्टोमेटा में आपको दिखाई देंगे सब्सिडरी सेल्स, गार्ड सेल्स और स्टोमेटल पोर। ये 3 चीज़ें स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखें तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के आधार पर स्टोमेटा कई टाइप के होते हैं। नंबर 1 अल्फा अल्फा टाइप स्टोमेटा, इसमें पूरे दिन खुलते हैं लेकिन रात में बंद हो जाते हैं। ये मोस्ट कॉमन है और अधिकतर ऐसा ही होता है। पोटैटो टाइप को अगर आप देखें तो ये पूरे दिन और रात ओपन होते हैं, लेकिन शाम को कुछ घंटों के लिए बंद होते हैं, जैसे अनियन और पोटैटो में मिलते हैं ये। बार्ले टाइप, ये दिन में कुछ घंटों के लिए ओपन होते हैं और बाकी टाइम बंद रहते हैं। इक्विसिटम टाइप, ये स्टोमेटा हमेशा ओपन रहते हैं। तो ये जो स्टोमेटल के टाइप हैं, ये कभी कभी पूछ ले जाते हैं, हालांकि अब आजकल कंपटीशंस में कम दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इनको समझना चाहिए। अब आती है बात मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यही वो पोर्शन है ट्रांसपायरेशन का, स्टोमेटा का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें, यदि गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो एंड ऑस्मोसिस होती है, और आप जानते हैं कि जब एंड ऑस्मोसिस होती है तो पानी बाहर से अंदर आएगा और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। इस बात को समझाने के लिए तमाम लोगों ने थ्योरीज अपनी अपनी दी, जिसमें पहली थ्योरी आती है वान मोहल थ्योरी। गार्ड सेल में ग्लूकोज बनता है जिससे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसमें एंडोस्मोसिस होती है और वाटर अंदर आ जाता है। ये बात बताई थी वान मोहल ने। हालांकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्शनेबल बात है वो ये है कि गार्ड सेल में ग्लूकोज नहीं बनता है, वहाँ सिंथेसिस स्टार्च की होती है। खैर, दूसरी थ्योरी आई स्टार्च शुगर थ्योरी। इसे इट वाज गिवन बाय सायर, SAYRE। दिन में रेस्पिरेशन में CO2 निकलती है जो फोटोसिंथेसिस में यूज होती है।
इससे गार्ड सेल का पीएच 7 से 7.5 तक हो जाता है। इस एल्कलाइन मीडियम में इनसॉल्युबल स्टार्च से सॉल्युबल शुगर बनती है और गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डीपीडी बढ़ जाता है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और डीपीडी बढ़ता है, उस गार्ड सेल टर्जिड हो जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। नाइट में शुगर से स्टार्च बन जाता है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि स्टार्च इनसॉल्युबल है, शुगर सॉल्युबल है। तो जब नाइट में शुगर से स्टार्च बन जाता है तो डीपीडी कम हो जाता है और गार्ड सेल्स फ्लेक्सिड हो जाती हैं और स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं। तो जैसे ही ये स्टार्च होगा वैसे ही ये स्टोमेटा बंद हो जाएंगे और जैसे ही स्टार्च से शुगर बनेगा स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। देखा जाए तो ये दोनों थ्योरीज, वान मोहल की थ्योरी और स्टार्च शुगर थ्योरी, ये तकरीबन एक जैसी हैं। तीसरी थ्योरी जिसको सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है, विच इज़ बिलीव टू बी मोस्ट करेक्ट थ्योरी, इज़ पोटेशियम आयन थ्योरी। पहले इस थ्योरी का आप ये आउटलाइन देख लें। आप देखिए, लाइट में, यहाँ पर बात हम कर रहे हैं लाइट की, और जब हम लाइट की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं दिन की। आप देखिए, लाइट में मैलिक एसिड बना, मैलिक एसिड डिसोशिएट हो गया हाइड्रोजन आयन एंड मैलेट आयन में। मैलेट आयन का इफ्लक्स हुआ, इफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन हुआ, यानी कि हाइड्रोजन आयन बाहर गए, यानी एक कैटायन बाहर गया तो एक कैटायन अंदर आएगा, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, यानी हाइड्रोजन आयन बाहर गए और पोटेशियम आयन अंदर आया। ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम मैलेट इनटू वैक्यूल्स, ये जो पोटेशियम, जो अंदर पोटेशियम आया, इसने मैलेट आयन के साथ में रिएक्शन किया और बना दिया पोटेशियम मैलेट, और ये पोटेशियम मैलेट स्टोर हो गया वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स में जैसे ही ये स्टोर हुआ, इसमें ऑस्मोटिक इंट्रेंस, ऑस्मोटिकल इंट्रेंस बढ़ा। ऑस्मोटिकल इंट्रेंस बढ़ा मतलब इसमें डीपीडी हाई हुआ और ऑस्मोटिक प्रेशर इसका बढ़ गया। जब डीपीडी हाई हुआ और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, तब बाहर से ये टर्गर प्रेशर इसका बढ़ेगा, यानी कि पानी अंदर आएगा, और जब पानी अंदर आएगा तो टर्जिडिटी बढ़ेगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ये जो पोटेशियम आयन थ्योरी है, विच वाज गिवन बाय लेविट, actually it reveals that there is the formation of potassium malate due to dissociation of malic acid, and the hydrogen ion moves outside, the potassium ion comes inside, potassium ion inside forms potassium malate with the malate ion present inside, and this potassium malate is osmotically active. It stores inside the vacuole and it increases the osmotic pressure of the cell, and therefore the water moves inside the cell becomes turgid and the stomata opens, और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। इसी बात को यहाँ पर ये गिवन बाय लेविट, लाइट में गार्ड सेल में मैलिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड मैलेट एंड हाइड्रोजन आयन में डिसोशिएट हो जाते हैं, गार्ड सेल से हाइड्रोजन आयन बाहर आ जाते हैं और पोटेशियम आयन अंदर गार्ड सेल में पहुंचते हैं और पोटेशियम मैलेट बनाते हैं। पोटेशियम मैलेट ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है और वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। इससे गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और एंडोस्मोसिस होती है। गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाती हैं और स्टोमेटा दिन में ओपन हो जाते हैं, और स्टोमेटा नाइट में इसी प्रकार से ये कार्यक्रम उल्टा चलेगा और नाइट में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। इसे फोटो एक्टिव ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा या फोटो एक्टिव ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, लाइट में स्टोमेटा का खुलना फोटो एक्टिव ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कहलाता है। लेकिन सकुलेंट प्लांट्स में स्टोमेटा रात में ओपन होते हैं। सकुलेंट का मतलब हुआ जो वाटर स्टोर करते हैं, जैसे ओपेंशिया, नागफनी। ये सकुलेंट प्लांट्स में स्टोमेटा रात में ओपन होते हैं और दिन में क्लोज हो जाते हैं। इसे स्कोटो एक्टिव ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कहते हैं, SKOTO।
अगर स्टोमेटा दिन में खुलते हैं और रात में बंद होते हैं तो ये फोटो एक्टिव ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, और अगर स्टोमेटा रात में खुलते हैं तो इसे बोलते हैं स्कोटो एक्टिव ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ये फ्लो चार्ट आपने देख ही लिया था, अभी हमने आपको बताया, और यही थ्योरी, इसी थ्योरी को सबसे ज़्यादा माना गया है। ये क्लोज स्टोमेटा है, इसको आप देख सकते हैं, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। तो आप जानते हैं कि लाइट ट्रांसपिरेशन को बढ़ा देती है, और रेड एंड ब्लू लाइट में ट्रांसपिरेशन, ये ट्रांसपिरेशन स्पेक्ट्रम होते हैं, तो इनमें ये ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। ह्यूमिडिटी में ट्रांसपिरेशन बढ़ता है, टेम्परेचर पर भी बढ़ता है। हाई वेलोसिटी में ट्रांसपिरेशन अधिक होता है, और सॉइल में यदि वाटर कम है तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। CO2 की अमाउंट बढ़ने पर ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। तो ये एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी वगैरह कभी पूछ लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आती है प्लांट एंटी ट्रांसपायरेंट्स। प्लांट्स में बहुत से सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ट्रांसपिरेशन को रोक देते हैं। जैसे आप अगर किसी प्लांट में ट्रांसपिरेशन को रोकना चाहें तो आप लीफ के ऊपर वैसलीन या ग्रीस या वैक्स लगा दें तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। इसी प्रकार प्लांट में कुछ एंटी ट्रांसपायरेंट्स होते हैं, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, एब्सिसिक एसिड, सिलिकॉन इत्यादि वाटर के डिफ्यूज़न को रोक देते हैं, लेकिन CO2 एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता रहता है। और यही एक्सचेंज रोकने के लिए अगर आप वैक्स लगाते हैं तो वाटर का ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा, लेकिन गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है और अक्सर पूछी जाती है कि ट्रांसपिरेशन इज़ नेसेसरी इविल। ट्रांसपिरेशन एक आवश्यक बुराई है, इस बात को कैसे साबित किया जाएगा? ये बात अगर साबित करनी होती है तो ये बात कही थी कर्टिस ने, और कर्टिस ने कहा था कि कभी कभी ट्रांसपिरेशन का रेट वाटर एब्जॉर्प्शन के रेट से अधिक हो जाता है, यानी पानी एब्जॉर्ब होता है कम और लीफ से ट्रांसपायर होता है ज़्यादा, जिससे प्लांट की डेथ हो जाती है। लेकिन गैसेस के एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा खुलते हैं, अतः ट्रांसपिरेशन को रोका नहीं जा सकता है। ये अब हम यहाँ इसे पढ़ेंगे कि ट्रांसपिरेशन इज एडवांटेजियस, यानी ये जो ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी एविल है, इसके लिए हम 3 हेडिंग पढ़ेंगे। पहली हेडिंग है ट्रांसपिरेशन इज एडवांटेजियस, यानी ट्रांसपिरेशन हमारे लिए बेनिफिशियल है, फायदेमंद है। क्यों? इससे एसेंट ऑफ सैप में मदद मिलती है, इससे डिफ्यूज़न में हेल्प मिलती है, ये रूट द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ये फूड ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है, ये स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है। तो इतने काम के लिए इतने सारे काम निपटाता है ट्रांसपिरेशन, इसलिए ट्रांसपिरेशन इज एडवांटेजियस। अब आती है बात ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी, आवश्यक क्यों है? आवश्यक इसलिए है कि लीफ पर 80 से 90% लाइट पड़ती है और 50% एब्जॉर्ब होती है, लेकिन 1 से 2% फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। यदि इस एक्स्ट्रा एनर्जी को दूर ना किया जाए तो लीफ डैमेज हो सकती है, अतः ट्रांसपिरेशन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे लीफ का टेम्परेचर कम होता है। तो आपने देखा कि लीफ का ये ट्रांसपिरेशन फ़ायदेमंद भी है, आवश्यक भी है, और बुराई इसलिए है क्योंकि जब गैसेस का एक्सचेंज करेंगे तो वाटर के ट्रांसपिरेशन को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जब गैसेस का एक्सचेंज करना है तो हमको स्टोमेटा ओपन करने होंगे, और जब स्टोमेटा ओपन करेंगे तो हम ट्रांसपिरेशन को रोक नहीं सकते। तो ट्रांसपिरेशन एडवांटेजियस भी है, ये नेसेसरी भी है, और ये इविल भी है। मेन पॉइंट्स कुछ ट्रांसपिरेशन के ये हैं कि ट्रांसपिरेशन को पोटोमीटर द्वारा मेज़र किया जाता है। लो टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी पर ट्रांसपिरेशन मैक्सिमम होता है, और सर्वाधिक ट्रांसपिरेशन मीज़ोफाइट्स में पाया जाता है। तो ट्रांसपिरेशन के बारे में एक दो बातें और आप देख लें कि ट्रांसपिरेशन और एक चीज़ होती है गटेशन। अगर वाटर वेपर्स के रूप में निकलता है तो ये ट्रांसपायरेशन कहलाता है, अगर वाटर ड्रॉप्स के रूप में निकलता है तो ये गटेशन कहलाता है। अगर वाटर स्टोमेटा के द्वारा होता है
तो ये ट्रांसपायरेशन कहलाता है। अगर ये हाइडेथोट्स के द्वारा होता है तो ये गटेशन कहलाता है। अगर ये दिन में होता है तो ये ट्रांसपायरेशन कहलाता है। अगर ये मॉर्निंग के समय होता है तो आमतौर पर लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम जो टमाटर का नाम है तो ये गटेशन कहलाता है। ट्रांसपायरेशन में प्योर वाटर निकलता है। इसमें वाटर में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, यानी ये इम्प्योर होता है। ट्रांसपायरेशन में रूट प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है, जबकि गटेशन में सारा रोल रूट प्रेशर का ही होता है। ठीक, हाई रूट प्रेशर होता है तब ये गटे। तो ट्रांसपायरेशन का मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, और गटेशन का मतलब मूवमेंट ऑफ ये वाटर का ड्रॉप्स के रूप में बाहर निकलना। अब एक चीज़ ऐसी होती है कि जैसे घर में आप चाय बनाते हैं तो पानी गर्म करते हैं तो उसमें से भी वाटर वेपर निकलते हैं, और ट्रांसपिरेशन में लीफ के ऊपर से भी वाटर वेपर निकलते हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? ट्रांसपिरेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जबकि इवापोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है। ट्रांसपिरेशन में गार्ड सेल से कंट्रोल होती है, तो इवापोरेशन को गार्ड सेल से कोई लेना देना नहीं। ट्रांसपिरेशन लिविंग टिश्यू में होता है, इवापोरेशन लिविंग टिश्यू में नहीं होता। ये लीफ सरफेस की ड्राइनेस को कम करता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये जो आपने ट्रांसपिरेशन पढ़ा, ये ट्रांसपिरेशन हालांकि बहुत लोअर लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत पूछा जाता है और बीएससी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसपिरेशन देख लीजिए आप, ये क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर, बार्क, स्टोमेटल 4 टाइप का होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा को देखेंगे तो आपको इसमें गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल्स, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट सब दिखाई देगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये देख लें आप, स्टोमेटा कम से कम 4 टाइप के होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग में वान मोहल और सायर की जो थ्योरीज हैं उसमें उन्होंने स्टार्च और शुगर के बारे में बात की है कि स्टार्च और शुगर में चेंजेस होते हैं तब कैसे स्टोमेटा ओपन होते हैं। लेकिन पोटेशियम आयन थ्योरी जो सबसे ज़्यादा मानी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि लाइट में मैलिक एसिड टूटता है हाइड्रोजन आयन और मैलेट आयन में। हाइड्रोजन आयन बाहर जाते हैं, पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। पोटेशियम आयन अंदर आके पोटेशियम मैलेट बनाते हैं। पोटेशियम मैलेट वैक्यूल में स्टोर हो जाता है, ये ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, जिसके कारण कंसंट्रेशन अंदर बढ़ता है। ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी दोनों बढ़ जाते हैं, अंदर का कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक हो जाता है, पानी बाहर से अंदर आता है, टर्गर प्रेशर बढ़ता है, टर्जिडिटी मेंटेन होती है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। रात में इसका ठीक उल्टा होता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ये क्लोज स्टोमेटा बने हुए हैं, आप क्लोज स्टोमेटा भी देख सकते हैं। फैक्टर्स में लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड, सॉइल वाटर, CO2 ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा प्लांट एंटी ट्रांसपायरेंट्स भी होते हैं, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, एब्सिसिक एसिड, ये एंटी ट्रांसपायरेंट्स का काम करते हैं। इसके बाद एक बात बताई गई है कि ट्रांसपिरेशन एक आवश्यक बुराई है। बुराई इसलिए है क्योंकि गैसियस एक्सचेंज के समय जब स्टोमेटा को ओपन किया जाता है तब पानी के बाहर निकलने को रोका नहीं जा सकता, इसलिए रूट को बहुत अधिक काम करना पड़ता है, क्योंकि केवल 1% वाटर ही फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, बाकी वाटर वेपर्स के रूप में बाहर निकल जाता है। तो जब बाहर निकल जाएगा तो ये इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। ट्रांसपिरेशन फ़ायदेमंद भी है क्योंकि ये बहुत सारे प्रोसेस में हेल्प करता है। ये आवश्यक भी है क्योंकि जो लीफ धूप में रहती है उसका टेम्परेचर बढ़ने पर इसमें कुछ लॉस हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स, लीफ डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इसलिए लीफ के टेम्परेचर को कम करने के लिए ट्रांसपिरेशन आवश्यक है। ट्रांसपिरेशन को पोटोमीटर से मेज़र किया जाता है। अगर वेपर्स के रूप में पानी निकल रहा है तो ट्रांसपायरेशन, वाटर ड्रॉप्स के रूप में निकल रहा है तो गटेशन। ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा द्वारा, गटेशन हाइडेथोट्स द्वारा। ट्रांसपिरेशन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जबकि इवापोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है। दैट इज़ ऑल फॉर ट्रांसपिरेशन। और मुझे उम्मीद है ये ट्रांसपिरेशन आपको समझ आया होगा। ये बहुत आसान है,
लेकिन बीएससी में बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए इसका पूछा जाना, इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं मिनरल न्यूट्रिशन के साथ।